हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। बच्चों, हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज भी हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग फ़िरोज़ शाह तुगलक के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो कल मैंने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आपको पढ़ाया था और इसकी जो 5 योजनाएँ थीं बहुत इम्पॉर्टेंट, वो मैंने आपको बताया था। और मैंने ये भी बताया था वो पांचों योजनाएं क्यों असफल हुई। ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इसे दिल्ली का सबसे शिक्षित सुल्तान, सबसे शिक्षित शासक कहा जाता है। सर्वाधिक पढ़ा लिखा था मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक पढ़ा लिखा था। एक बेहतरीन सुलेखक था, कैलीग्राफर, बढ़िया सुलेख लिखता था, राइटिंग इसकी बहुत अच्छी थी। तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र, खगोल शास्त्र, गणित, चिकित्सा शास्त्र, इन सब के बारे में इसको जानकारी थी। एक अच्छा कवि और संगीत प्रेमी भी था। 1328 का एक अभिलेख है, सरबन अभिलेख। उस सरबन अभिलेख में इसको पृथ्वी के सभी सम्राटों में मुकुट का मोती कहा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा गया है? पृथ्वी के सभी सम्राटों में मुकुट का मोती। साम्राज्य विस्तार, चरमोत्कर्ष। अब दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादा विस्तार इसी के समय में हुआ था। यह आप जो देख रहे हैं पूरा नीला नीला, ये पूरा दिल्ली सल्तनत था। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इन सारे क्षेत्रों पे शासन किया था। अलाउद्दीन खिलजी से भी बड़ा साम्राज्य इसने स्थापित किया था। और बर्नी कहता है कि इसका जो साम्राज्य था वो 12 भागों में विभाजित था, जबकि अगर तबकात नासरी के अनुसार देखें तो 23 प्रांतों में बटा हुआ था। वास्तविक रूप से इसके साम्राज्य में कितने प्रांत थे? टोटल 23 प्रांत थे। हालांकि बर्नी 12 प्रांतों का ही उल्लेख करता है। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता ने साम्राज्य के लिए हिंद तथा सिंध शब्द का प्रयोग किया। तो अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता इसी के समय आया था भारत में। कब आया था? 1333 के आसपास आया था। और उसने इसके साम्राज्य को हिंद और सिंध प्रांत कहा है। संपूर्ण दक्षिण भारत को इसने जीता था और बाद में संपूर्ण दक्षिण भारत स्वतंत्र भी हो गया। याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा शासक था जिसने संपूर्ण दक्षिण भारत को जीत तो लिया था, लेकिन इसी के समय संपूर्ण दक्षिण भारत अलग हो गया। यानी विघटन होना शुरू हो गया था इसी के समय। धार्मिक उदारता और सहिष्णुता, तो प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने होली और अन्य हिंदू त्योहारों में भाग लिया। सती प्रथा पर रोक लगाई। जैन विद्वानों जिन प्रभु सूरी और राजशेखर का सम्मान किया। सती प्रथा पर रोक लगाई, ये आपको याद रखना है। आगे मुगल काल में औरंगजेब सती प्रथा पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाता है। और दिल्ली सल्तनत में बात करें तो सती प्रथा पर किसने रोक लगाई थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और ये जैन विद्वान जिन प्रभु सूरी और राजशेखर का भी सम्मान करता था। जैन मंदिर जैसे शत्रुंजय और गिरनार की जैन मंदिर की इसने यात्रा भी की थी। और ये गंगा जल पीता था। अकबर भी क्या पीता था? गंगा जल। ठीक है, तो गंगा जल कौन कौन के शासक पीते थे? मुगल काल में अकबर हो गया और दिल्ली सल्तनत में हो गया आपका मोहम्मद बिन तुगलक। ये गंगा जल पीते थे। 1337 ईस्वी में नगरकोट आक्रमण के समय ज्वालामुखी मंदिर को इसने नष्ट नहीं किया था। मतलब इसने नगर तो लूटा था लेकिन मंदिरों को क्षति नहीं पहुंचाई थी। ये इसकी धार्मिक उदारता को दिखाता है। तो ज्वालामुखी मंदिर को इसने नष्ट नहीं किया। योग्यता ही एकमात्र आधार, तो इसने जो भी नियुक्ति की अपने राज्य में शासन प्रशासन में, वो वंश के आधार पर नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर नियुक्ति की थी। यानी इसने नस्ल और वर्ग भेद की समाप्ति कर दी थी। उसने हिंदुओं को उच्च पदों पर बैठाया। जैसे एक हिंदू था रतन, ये सिंध का राजस्व अधिकारी था।
एक और हिंदू था श्री राम, ये नायब वजीर था। मीरन राय, ये उच्च पदाधिकारी था। ये सब हिंदू थे। विदेशी अमीरों को एज्जा कहा जाता था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। किस शासक के समय विदेशी अमीरों को एज्जा कहा जाता था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो विदेशी अमीर होते थे उनको एज्जा कहा जाता था और उन्हें शाही सेवा में शामिल किया गया। अब ये जो मैंने पढ़ा है वही इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, हालांकि थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। जैसे विदेशी अमीर एज्जा, सुल्तान सबसे ऊपर होता था, फिर मुस्लिम अधिकारी, और इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा जो है वैदेशिक संबंध और कूटनीति। तो मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था जिसने चीन, ईरान, मिस्र और सीरिया के साथ दूतावास संबंध स्थापित किया था। तो ये याद रखिएगा, इसने चीन, ईरान, मिस्र, सीरिया यहाँ अपने दूत भेज दिए थे। अब चीन के साथ संबंध की बात करें तो 1341 में यानी चीन का सम्राट रहता है तोगन तिमुर, उसने बौद्ध मंदिरों के रखरखाव हेतु एक शिष्टमंडल भारत में भेजा। ध्यान दीजिए, चीन का एक शासक रहता है तोगन तिमुर, ये भारत में एक शिष्टमंडल भेजता है, यानी शिष्टमंडल का मतलब कुछ लोगों को भेजता है, और ये लोग मंदिरों के, जो बौद्ध मंदिर होते थे उनके रख रखाव के लिए भेजे गए थे। तो सबसे पहले चीन ने शुरुआत की, वो अपने दूत भेजता है। इसके बाद 1342 में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा। यानी पहले चीन के शासक ने भारत में राजदूत भेजा, फिर भारत के शासक ने चीन में राजदूत भेजा। तो इब्न बतूता 1342 में चीन गया था। इब्न बतूता को दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया गया था, हालांकि बाद में उसे जेल भी हुई। प्रशासनिक सुधारों की बात करते हैं। इसने एक नया पद बनाया था, वली उल खराज। ये एक अधिकारी होता था और इसका काम था मुक्ता, यानी जो अमीर हैं, जो अमीर होते थे, मुक्ता होते थे, जो इक्तेदार होते थे, उनके राजस्व वसूली का अधिकार छीन कर वली और खराज को दे दिया गया था। यानी पहले क्या होता था, प्रांतों में जो इक्तेदार होते थे, मुक्ता होते थे या जो अमीर होते थे, वो शासन प्रशासन भी करते थे प्रांत में और राजस्व भी वसूलते थे। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, एक नया पद बनाया, वली उल खराज, और अब अमीर यानी कि जो इक्ता थे, इक्तेदार थे, मुक्ता थे, इन सभी का काम रहेगा शासन प्रशासन करना, और इनसे जो राजस्व वसूलने का अधिकार था वो छीन करके वली उल खराज को दे दिए गए। वली उल खराज अब राजस्व वसूलेगा और अमीर क्या करेगा, शासन प्रशासन करेगा। इजारेदारी प्रथा को इसने शुरू किया था, सर्वप्रथम कहा जाता है। इजारेदारी प्रथा नहीं, राजस्व वसूली को ठेके पर देने की प्रथा इसने शुरू की थी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। फिर हस्म ए बहिलास्त की शुरुआत भी इसने की थी। तो हस्म ए बहिलास्त एक रजिस्टर होता था जिसमें आय व्यय का हिसाब किताब पूरा लिखा होता था। तो हस्म ए बहिलात क्या है, रजिस्टर था। भू राजस्व की दर 50% रखी गई और न्याय व्यवस्था में विधि की समता का सिद्धांत लागू किया। अब चूँकि इसके समय में बहुत सारे विद्रोह हो रहे थे इधर उधर, कहा जाता है सबसे ज़्यादा विद्रोह इसी के समय हुए। तो ये कहता था कि इसका साम्राज्य रोगग्रस्त हो गया, यानी रोगी हो गया है। ये मोहम्मद बिन तुगलक का कहना था कि मेरा साम्राज्य रोगग्रस्त हो गया है और यह किसी इलाज से ठीक नहीं होता है। हकीम सर दर्द ठीक करता है तो बुखार हो जाता है, और बुखार ठीक करता है तो कुछ और हो जाता है। यानी कुल मिलाकर कहा जाता है तुगलक काल में सर्वाधिक 34 विद्रोह हुए और इनमें से 27 विद्रोह केवल दक्षिण भारत में हुए। पूरे तुगलक काल में देखें तो 27 विद्रोह होते हैं, पूरे तुगलक में 34 विद्रोह होते हैं, पूरे तुगलक में, यानी गियासुद्दीन तुगलक से लेकर जितने भी शासक बने पूरे में। तो 34 विद्रोह। सीधे सीधे दक्षिण भारत की बात करें तो 27 विद्रोह। और अगर सिर्फ मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात करें तो उसके समय में लगभग 22 विद्रोह हुए थे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में।
सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 22 विद्रोह हुए। अब अमीर सादा की बात करते हैं और दक्षिण के पतन की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहमनी साम्राज्य है और इधर विजयनगर साम्राज्य। सुल्तान ने दक्षिण के 100 गांवों पर अमीर सादा, ये एक विदेशी अमीर होता था, अधिकारी था, इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको नियुक्त किया था दक्षिण के 100 गांवों पर। दक्षिण में जो 100 गांव थे उनकी जिम्मेदारी किसको दी गई थी? अमीर ए सादा को। और अमीर ए सादा कौन होते थे? ये विदेशी अधिकारी होते थे, विदेशी अमीर होते थे। और सबसे ज़्यादा विद्रोह भी इन्होंने ही किया, अमीर सादों ने सबसे ज़्यादा विद्रोह किया। परिणाम क्या हुआ? तुगलक साम्राज्य के अवशेष पर 2 नए साम्राज्यों का उदय हुआ। विजयनगर साम्राज्य का उदय हुआ 1336 में, और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। वहीं बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने की थी। माबर यानी मदुरा, ये दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र होने वाला प्रथम राज्य था जो 1334 और 35 में स्वतंत्र हो गया था। तो 1334 और 35 के आसपास मदुरा दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र हुआ, फिर विजयनगर 1336 में स्वतंत्र हुआ और बहमनी 1347 में स्वतंत्र हुआ। लेकिन ये आपको याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये प्रथम राज्य था। मदुरा या माबर प्रथम राज्य था जो दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र हुआ था। अब यहाँ पे कुछ हम अधिकारियों के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे बहाउद्दीन गुरसास, ये सागर का इक्तेदार था और कहा जाता है इसने सर्वप्रथम विद्रोह किया था और इसने काम्पली के शासक ने इसको शरण दी थी। तो जब याद रखिए, ये जो बहाउद्दीन गुरसास था ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय सबसे पहले विद्रोह करता है और ये सागर यानी मध्य प्रदेश के आसपास का ये इक्तेदार था। और ये जब इसको खदेड़ा जाता है तो ये कहाँ भाग जाता है? काम्पिल के शासक के पास भाग जाता है। और जब ये काम्पिल के शासक के पास जाता है तो यही कारण बनता है कि मोहम्मद बिन तुगलक काम्पिल पर शासन यानी कि वहाँ पे युद्ध थोप देता है, आक्रमण कर देता है और काम्पिल को भी जीत लेता है, क्योंकि काम्पिल के शासक ने बहाउद्दीन गुरसास की मदद की थी। आइन उल मुल्क मुल्तानी की बात करें तो ये अवध का सूबेदार था। आइन उल मुल्क मुल्तानी कहाँ का सूबेदार था? अवध का सूबेदार था और इसका विद्रोह सर्वाधिक भयंकर था। तो पहले विद्रोह की बात करें तो बहाउद्दीन गुरसास, और सबसे भयंकर विद्रोह की बात करें तो आइन उल मुल्क अवध का सूबेदार था। और इसकी एक पुस्तक है आइन उल मुल्क की, इंसाए महरू बोलते हैं उसके। विशेष इसके बारे में ये है कि यह एकमात्र विद्रोह था जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने क्षमा कर दिया था। आइन उल मुल्क मुल्तानी, इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने क्षमा कर दिया था। और आइन उल मुल्क की एक पुस्तक है इंसाए महरू, सर्वाधिक भयंकर विद्रोह इसने किया था। वैधता का संकट और खलीफा, तो इसको देखते हैं। प्रारंभ में वह स्वयं को जिल्ले इलाही, ईश्वर की छाया मानता था और सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह अंकित करवाता था। यानी ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था ये अपने को क्या मानता था? पहले जिल्ले इलाही मानता था, ईश्वर की छाया, ईश्वर की प्रतिछाया या प्रतिबिंब मानता था और अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह लिखवाता था। लेकिन उलेमाओं ने इसका विरोध किया और राजनीतिक संकट के कारण उसे मिस्र के अब्बासी खलीफा से स्वीकृति लेनी पड़ी। कोई भी सुल्तान तब तक वैध नहीं माना जाता था जब तक वो सुल्तान से स्वीकृति ना ले ले, जब तक उस खलीफा से अपने शासन की स्वीकृति ना ले ले। तो अमीरों के उलेमाओं के बार बार दबाव डालने पर मोहम्मद बिन तुगलक ने भी मिस्र के अब्बासी खलीफा से अपने शासन की स्वीकृति ले ली और अब वो एक प्रकार से वैध सुल्तान बन गया था। सिक्कों से अपना नाम हटवाकर उसने खलीफा का नाम अंकित करवाया और 1341 में खलीफा के उत्तराधिकारी गियासुद्दीन मोहम्मद को मिस्र से दिल्ली बुलाकर सम्मानित भी किया। तेरह सौ 51 में इसका अंत हो जाता है। मैंने कल बताया था आपको। गुजरात में एक इसका दास रहता है मोहम्मद बिन तुगलक का, तगी।
इसने विद्रोह कर दिया गुजरात में। अब ये गुजरात के विद्रोह को दबाने के लिए गया और उधर ही सिंध के थट्टा नामक स्थान पर 20 मार्च 1351 को सुल्तान की मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय प्रसिद्ध सूफी संत नासिरुद्दीन चिराग देहलवी उनके साथ शिविर में उपस्थित थे। तो यहाँ पे आप शिविर देख लीजिए, ऐसा ही शिविर रहा होगा और इसी में नासिरुद्दीन चिराग देहलवी, मोहम्मद बिन तुगलक थे। यहीं पे मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। अब एक प्रश्न है कि भाई इतिहास का फैसला कैसे इसके बारे में करेगा, इतिहास फैसला कैसे करेगा कि ये पागल था या दूरदर्शी था, पढ़ा लिखा था, ये तो सभी को पता है, लेकिन इसकी जो योजनाएं थी वो असफल हुई, इसके समय सर्वाधिक विद्रोह हुए। तो सवाल उठता है कि ये पढ़ा लिखा था या पागल था। बदायूनी कहता है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ये बदायूनी कहता है जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु होती है तब। बदायूनी कहता है कि सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से, दोनों को एक दूसरे से मुक्ति मिल गई। एल्फिंस्टन कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन के अंश विद्यमान थे। वहीं ईश्वरी प्रसाद कहते हैं कि वह पागल नहीं था, उसकी असफलता का कारण उसका निजी व्यक्तित्व था। उसे अभागा आदर्शवादी कहा है इन्होंने। कुल मिलाकर वह विरोधी तत्वों का मिश्रण था, ये आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव ने कहा है। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं और आगे हम लोग फिरोज तुगलक के बारे में बात करेंगे। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।